Air. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Atmosphere. हमारी धरती एक बड़े विशाल चादरों से ढकी है जिसको हम हवाओं के चादर से ढकी है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. जितनी भी जीवित चीजें हैं, जीवित प्राणी हैं या जानवर हैं और अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो सब डिपेंड हैं एटमॉस्फेयर पे अपनी जीविका के लिए. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. हवाएं जो है हमें प्रोटेक्ट करती है सन के रेज से, सूरज की किरणों से, वो किरणें जो हार्मफुल होती हैं और हमें सांस लेने में मदद करती है. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. बिना हवा के प्रोटेक्शन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम दिन में सूरज की गर्मी से जल जाएंगे और रात को कोल्ड फ्रीज हो जाएंगे रात की ठंड में. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये एयर का मास है जो टेम्परेचर को बनाए रखती है इस लेवल का कि हम जी सकें. Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या आपको मालूम है जो हवा हम सांस लेते हैं वो कई सारे गैसों का मिक्सचर है. इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस हैं जो बल्क में अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन भी पाया जाता है कुछ क्वांटिटीज में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. छोटे छोटे डस्ट यानी धूल और पार्टिकल्स कण वगैरह पाए जाते हैं हवा में. द पाई चार्ट, यहाँ जो पाई चार्ट दिया हुआ है, गिव्स अस द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर. इस पाई चार्ट पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अदर मटेरियल्स, अदर गैसेस और अदर पार्टिकल्स सब मिला के 4%. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन मोस्ट प्लेंटीफुल है. व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. तो हम कुछ नाइट्रोजन की मात्रा अपने लंग्स में खींचते हैं और फिर उसे हम बाहर निकालते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो फुल्ली डिपेंड होते हैं नाइट्रोजन पे. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो डायरेक्टली तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते एयर से. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन. जो बैक्टीरिया है जो उनके रूट्स में यानी जड़ों में रहती हैं और पेड़ में रहती हैं, उन्हें ज़रूरत है नाइट्रोजन की. और उसको वो बदल के उस हवाओं को वो बदल के चेंज करके वो क्या करती हैं, सो एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. और इसके फॉर्म्स को चेंज कर देती हैं जिससे प्लांट यूज करते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन जो है दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. तो इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं हवा से सांस लेने में. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स जैसे
हरी भरी जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे हमें एक वो दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस करने किस तरह से किया जाता है। इसमें लाइट एंड देन कार्बोहाइड्रेट, और इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड देयर इज अ वाटर। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उसमें यहाँ दिया हुआ है प्लांट ड्रॉज अप वाटर, हाइड्रोजन H2O एंड देन थ्रो इट्स रूट, हाइड्रोजन लेती है रूट से, एंड देन द लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर। पत्ते ऑक्सीजन लेती है, दैट इज वाटर एंड देन एयर। यहाँ ऑक्सीजन लेती है एंड द लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी लेती है, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो in this way oxygen content in the remain constant, if we cut trees from then this balance get disturbed। तो हम अगर पेड़ काट देते हैं तो ऑक्सीजन का बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। ग्रीन प्लांट जो है, हरी भरी पेड़ पौधे, वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड, एज अ फूड, और उसके बाद वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंसान और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एंड देन द अमाउंट ऑफ कार्बन the amount of carbon dioxide released by humans and animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance। तो इंसान और जानवर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जितना पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से ये इक्वल लेवल पे बैलेंस बना रहता है। However, the balance is upset by the burning of fuels such as coal and oil। जहाँ तक बैलेंस है, बैलेंस जो बिगड़ जाता है वो फूल के जलने से, जैसे कॉयल एंड ऑयल से, और उसके बाद दे ऐड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ वाटर्स, they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। हर साल वे बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। एज अ रिजल्ट the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate। तो जब ये बिलियंस ऑफ दैट इज बिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, इज दैट रिलीज, ओके। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पहली बात ये, हाउएवर बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कॉयल एंड सॉइल। जब ऑयल के लिए और कोयले के लिए जब पेड़ पौधों को जलाया जाता है या जल जाती है या जैसे भी, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हर साल ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इसका निष्कर्ष ये का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इफेक्टेड होती है, वेदर एंड क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, our structure our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface।
These are troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere, and exosphere. Troposphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 30 किलोमीटर। तो ये जो लेयर है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ये हम सबसे नीचे देखेंगे। यस, सबसे नीचे है एवरेस्ट की चोटी। तो ट्रोपोस्फेयर पे क्या है, ये लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसकी हाइट 13 किलोमीटर तक है, यानी जमीन से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक। द लेयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट है, और जो हम सांस लेते हैं वो हवा यहीं मौजूद होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म कर इन दिस। और ये सारी चीज़ें, मतलब सारे रेनफॉल और फॉग, हर चीज़ यही 13 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। उसके बाद है दूसरा स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर इस मैप पे हम देख सकते हैं, ये वो ओजोन है स्ट्राटोस्फेयर जिसपे एरोप्लेन उड़ता है। तो ये अबव ट्रोपोस्फेयर के है। ये स्ट्राटोस्फेयर एक्सटेंड ऑफ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड विद फिनोमिना। तो इसमें क्या है, कोई भी क्लाउड नहीं होता, ये हर तरह के वेदर से फ्री होता है। इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड विद वेदर फिनोमिना, लेकिन वेदर फिनोमिना से एसोसिएट होता है। तो मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग है, इस लेवल का होता है कि यहाँ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ सके। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसके अंदर जो है ओजोन गैसेस होते हैं। वी हैव जस्ट स्टार्ट learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays। और हमने जस्ट ये जाना है कि ये कैसे प्रोटेक्ट करती है हमें सन रेज से। ये हवाएं जो होती है, मेसोस्फेयर दिस इज द थर्ड लेयर। यहाँ मेसोस्फेयर है। Mesosphere is the third layer of the atmosphere. It lies above stratospheric up to a height of 80 kilometers। और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मेट्रोरिटीज बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये इस लेयर में अगर कोई भी चीज स्पीड से गिरेगी तो ये उसे जला देती है। फिर है थर्मोस्फेयर, सबसे ऊपर से नीचे वाला ये थर्मोस्फेयर है। In this atmosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. Temperature rises, इस थर्मोस्फेयर लेवल पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लोनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। लोनोस्फेयर इसी में आता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर की दूरी बीच लेवल तक रहता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और इस लेयर की मदद से रेडियो ट्रांसमिशन होता है। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड होती है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है इसी इन्हीं लेयर की वजह से। फिर है एक्सोस्फेयर। दिस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द atmosphere is known as exosphere। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द, सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर। इस लेयर ऑफ द नॉन एज एक्सोस्फेयर, द लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस एक्सोस्फेयर में बहुत ही पतली हवा होती है। लाइट गैसेस होते हैं जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन, एंड फ्लोटेड इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और वो स्पेस में उड़ते रहते हैं एक्सोस्फेयर में। वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या जरूर बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज धूप रहेगा या छांव रहेगी? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड दिस फ्रॉम anxious anxious cricket fans anxious cricket fans speculating the fate of a one day मैच। तो हमने कई बार सुना है
क्रिकेट के फैन से एक दिन की वो किस्मत बताते हैं क्रिकेट की कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, या कौन आज बारिश होगी या नहीं, आज धूप उगेगा या नहीं। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, अगर हम इमेजिन करें कि हमारी बॉडी रेडियो है और माइंड दिमाग जो है वो स्पीकर है, तो वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, तो जो ये मौसम है ये कुछ इस प्रकार ही कंट्रोल होगा। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर क्या है घंटे टू घंटे और दिन टू दिन बदलने वाला एटमॉस्फेयर कंडीशन के हिसाब से एटमॉस्फेयर में है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, एक गर्म और ह्यूमिड वेदर क्या करता है, बहुत ही इरिटेट कर देता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और एक खुशगवार मौसम क्या करता है, खुशियां भर देता है और बाहर जाने के लोग प्लानिंग करने लगते हैं घूमने के लिए। तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और वेदर जो है ड्रामेटिकली चेंज भी होते हैं, हर दिन अलग वेदर हो जाता है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. तो वेदर जो है वो क्या करता है कि एवरेज वेदर कंडीशन है प्लेस के हिसाब से कब तक ठहरेगी, डिपेंड करता है उसके वहाँ के क्लाइमेट पे। Now you understand the way we have daily weather forecast. अब आप समझ सकते हैं कि हमारे हमारे पास क्यों है डेली वेदर का न्यूज़ कि आज मौसम कैसा रहेगा। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर हम हर दिन फील करते हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, हवा कितनी गर्म है या ठंडी है वो ही टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, तो ये सिर्फ दिन और नाइट में ही टेम्परेचर नहीं बदलता, सीजन टू सीजन भी बदलता है। समर में गर्म होता है, ठंड में जाड़ा में ठंडी होती है। An important factor that influences the distribution of temperature is insulation is important factor जो है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन एक इज कमिंग इनकमिंग सोलर एनर्जी है इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, अर्थ के द्वारा ये आती है, ये एक सोलर एनर्जी है जिसे इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन के बारे में कोई एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो हम यहाँ देख सकते हैं। इंसुलेशन ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कई सारे हैं आप देख सकते हैं, ये है अर्थ एनर्जी बजट। चलिए, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये डिक्रीज घटता जाता है। Therefore, the temperature decreases in the same manner, और टेम्परेचर भी इस तरह से घटता है। Now do you understand why poles are covered with snow? इसलिए आपको पता है, आप जानते हैं कि पोल्स की तरफ स्नो क्यों है, इसलिए कि जब सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं तो वो इक्वेटर से यानी बीच के भाग से पोल्स की तरफ नॉर्थ की साइड या किसी भी साइड जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही या धीमी है उस जगह टेम्परेचर ठंडा रहता है और स्नो होता है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से टेम्परेचर कवर्ड होता है। इफ अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू, और अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म, और ये बहुत ही गर्म हो जाता है फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, ताकि कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो बढ़ सके। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज, तो शहर का तापमान ज्यादा होता है विलेज के मुकाबले। द कंक्रीट एंड metals in the building and the asphalt of roads get heated up during the day,
क्योंकि यहाँ कंक्रीट्स की बिल्डिंग होती है, रोड्स होते हैं, वो गर्म होते रहते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये हीट जो है वो निकलता है रात के समय। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। तो वो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके, बिल्डिंग्स, लोग, इन सब की वजह से एयर बहुत गर्म रहता है और टेम्परेचर शहर का हाई रहता है। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that the air above us presses us with a great force on our bodies. You will be surprised to, आपको जान के हैरानी होगी कि हवा जो है अब press us with a great force on our bodies, हमारे बॉडी के फोर्स से हवा में दबाव पैदा होता है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, जबकि हम इसे महसूस भी नहीं करते। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इसलिए कि हवा जो है हमें हर डायरेक्शन से प्रेस दबाता है। एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर्स, और हमारी बॉडी जो है इसका काउंटर प्रेशर को भी झेलती है। तो इस वजह से हमें एहसास नहीं हो पाता, यानी हम उसको काउंटर भी करते हैं। As pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface। तो क्या है कि एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर वेट, एयर के वेट और अर्थ के सरफेस के ऊपर की वजह से डिफाइन होता है, आई मीन डिफाइन किया जा सकता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जैसे ही हम ऊपर लेयर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है या गिर जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल में प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है हवा का। एंड डिक्रीजेज एट विद हाइट, और ऊंचाई के साथ ये घटता जाता है। हॉरिजॉन्टली एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। हॉरिजॉन्टली हवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर की वजह से होता है उस जगह के। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, अगर किसी एक जगह पर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ की हवा भी गर्म होती है और ज़्यादा होती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इस ये जो है लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्कीज एंड वेट वेदर। तो लो प्रेशर जो है वो किससे जुड़ा होता है? क्लाउड से और भीगे हुए वेदर से, यानी कि नमी होती है जिसमें। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ ठंड होती है। इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। इस हैवी एयर प्रेशर जो है वो डूब जाता है एंड हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। हाई प्रेशर जो है वो विद क्लियर एंड सनी स्कीज, जब सूर्योदय रहता है तब हाई प्रेशर महसूस होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, हवा जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही ट्रेवल करती है। विंड, हवा की बात करें तो विंड विंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लोअर इज कॉल्ड विंड। तो जब ये हवाएं बहती है तो इसे विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it. It's not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some of the other examples with strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into three parts. तो हवाओं का डिस्क्रिप्शन है, हवा क्या होती है जब ठंड में, आई मीन जब हवाओं की अब देखते हैं कि कोई चीज़ उड़ के इधर से उधर जा रही है, पत्ते लहरा रहे, पेड़ मूवमेंट में है, या हवा का झोंका ऐसा आता है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता, या आप छाता लेके जाते हैं तो छाता को प्रेशर से हटाने की कोशिश करता है। तो ये सब एक एग्जांपल है विंड की। अब बहती हवा को विंड कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं, परमानेंट विंड्स लगातार जो विंड है, उसके बाद सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स।
तो permanent winds, trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. तो जो परमानेंट दैट इज विंड है वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ होता है और ये पूरे साल बहता रहता है। सीजनल विंड्स होता है, इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। मानसून, जैसे इंडिया में मानसून है उस टाइम पे ये सीजनल हवाएं चलती है। लोकल विंड्स, ये वो विंड्स होता है, दे एग्जांपल स्मॉल दैट इज these blow only during a particular period, सिर्फ particular period या डे में या साल में किसी एक particular डे में और किसी particular small area में ये हवा बहती है। तो ये इस टाइप से फिर उसके बाद फिर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ मैप में दिखा हुआ मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम देखिए। पोलर ईस्टर्न लाइज ऊपर और वेस्टर्न लाइज इधर हवाएं पूरे साल बहती रहती है। नॉर्थ ट्रेड विंड्स और उसके बाद साउथ ट्रेड विंड्स, ये यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, सीजनल रहता होगा। फिर ये साइक्लोन है, उड़ीसा में साइक्लोन की कहानी है, इस तरह से हवा का मूवमेंट रहा है। मॉइस्चर के बारे में पढ़े, व्हेन व्हेन वाटर एवरेपेट्स इवेपोरेट्स। मैं बहुत दिन से रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। इवेपोरेट्स, ये है फोनेटिक्स। आई हो गया ई, वेपरेट, इवेपोरेट, ठीक है। तो when water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. तो जब हवा turn from liquid into vapor, cause lose moisture. तो क्या होता है जब पानी हवा भाप बन के डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज और डिफरेंट वाटर बॉडी में जाता है तो ये वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम। और मॉइस्चर होता है हवा में किसी भी टाइम। इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। और जब हवा में बहुत सारा वाटर होता है यानी मॉइस्चर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। जैसे ही हवा गर्म होती है वो अपने अंदर वाटर को संभाल लेती है और उससे क्या होता है, इसका वाटर वेपर इंक्रीज होता है और ये मोर एंड मोर ह्यूमिड हो जाता है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body doesn't evaporate easily. तो उससे क्या होता है कि ह्यूमिड डे के अंदर कपड़े जब धोते हैं उसको सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारी बॉडी भी जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाती है और हमें बहुत अजीब महसूस होता है। When the water vapor rises, और जब वाटर वेपर राइज होता है इट स्टार्ट कूलिंग और ये ठंडा होना शुरू होता है। वाटर वेपर condenses causing formation of droplets of water। तो जब वाटर वेपर राइज होता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है। वाटर वेपर के कंडेंस होने की वजह से ये क्या फॉर्मेशन क्या चीज़ का होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर के ड्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉप्स। तो क्लाउड क्या है, इकट्ठे क्लाउड्स क्या हैं,
बूंदों का एक तरह से बूंद से भरा हुआ एक इकट्ठे, यानी बूंद जब इकट्ठी हो जाती है तो वो क्लाउड्स में तब्दील रहती है। तो इस तरह से when these drops of water become too heavy to float in the air, they come down as precipitation। और जब ये बहुत ही हैवी हो जाता है, हवाओं में चल नहीं पाता, तो वो नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जब जेट प्लेन चलती है तो अपने पीछे एक लंबा वाइट ट्रेल छोड़ जाती है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस। तो जो उसके इंजन से मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है। तो यही है एक रेनफॉल के बारे में कि रेनफॉल बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सारी चीज़ें हैं। यहाँ क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख लीजिएगा। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर हर तरह से होता है जिसे हम फील नहीं कर पाते। 3 टाइप्स के रेनफॉल के बारे में। तो ये रहा रेनफॉल 3 टाइप्स का। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मगर इस चैप्टर में। वेदर के बारे में ऊपर दिया हुआ है। डे टू डे चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस पे डिपेंड करता है। गैसेस जो क्रिएट करते हैं ग्रीन इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर के बारे में ऊपर में है। तो गैसेस में मिल के बनाते हैं बल्क एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, बाकी एटमॉस्फेयर। ओके, थैंक यू।